नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे दे, बेहद इंपॉर्टेंट अपील वो ये कि आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि मास्क ही आपकी सुरक्षा है, आपके परिवार की सुरक्षा है। कोरोना वायरस से अगर बचना है तो मास्क पहनना बहुत जरूरी है और इसीलिए हमने एक मुहिम भी चलाई है, #मास्क पहनो इंडिया। और आपसे एक बार फिर अपील कर रहे हैं और पूरे दिन हर घंटे हम आपसे अपील करेंगे कि आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि यही बचाव का रास्ता है, आपकी सुरक्षा का रास्ता है, आपके परिवार की सुरक्षा का रास्ता है। और आइए अब शुरू करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जो मिल रही है कोरोना से जुड़ी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो पूरे देश में कोरोना के जो मामले हैं वो 3,57,000 नए मामले सामने आए, जबकि 3,449 लोगों की मौत हो गई। हालांकि सबके बीच अच्छी बात यह रही कि लगातार तीसरे दिन कोरोना के नए मामलों में कमी आई है। कल के मुकाबले आज करीब 10,000 कम मामले सामने आए और साथ ही 3,20,000 लोग ठीक होकर घर लौट गए। देश में कोरोना के कुल मामलों का जो आंकड़ा है वो आज 2 करोड़ के पार चला गया, यानी पिछले साल मार्च से अब तक देश में 2 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके। फिलहाल देश में करीब 34,47,000 एक्टिव मरीज हैं। तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 3,57,000 मामले सामने आए। एक दिन में 3,449 लोगों की मौत हो गई। रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन देखिए अगर बात करें इस साल की तो ये तो आंकड़ा बहुत बढ़ गया है। आंकड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन कल जब हमारी और आपकी बात हो रही थी तो आंकड़ा जरूर बड़ा था, लेकिन टेस्ट कम हुए थे। आज और कल में फर्क ये है कि 1.5 लाख से ज्यादा कल और आज में टेस्ट में फर्क है। आज अगर हम पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो कल 24% पॉजिटिविटी रेट थी और आज 21% पॉजिटिविटी रेट है। तो इसका मतलब और इसका मायने यही है कि कल के कंपैरिजन कोरोना के केसेस में थोड़ी सी कमी आई है, चाहे वो आंकड़ों की बात करें और चाहे अगर हम पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो कल से कमी आई है। हाँ, दूसरी बात यह है कि एक जरूर है कि 2 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं अब तक भारत में, क्योंकि 30 जनवरी को सबसे पहले केरल में ही शुरुआत हुई थी 2020 में और उसके बाद 15 महीने के बाद 2 करोड़ से ज्यादा अब तक लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं कोरोना। शुक्रिया रवि, शुक्रिया। तो कल से 10,000 कम मामले सामने आए हैं। पिछले अगर 2 दिन की तरफ जाएं तो 24,000 कल कम मामले सामने आए थे और आज ये संख्या 10,000 और घट गई है, यानी कल से आज की तुलना करें तो 10,000 कम मामले हैं। लेकिन ये भी याद रखना होगा क्योंकि टेस्ट कम हो रहे हैं और हो सकता है कि इसलिए भी ये आंकड़े गिरे हों। लेकिन एक दिन में 3,57,000, यानी अभी बहुत बड़ी राहत नहीं है। बंगाल में टीएमसी की जीत के बाद वहां का जो राजनीतिक माहौल है एक बार फिर से गर्मा गया। नतीजों के बाद एक बार फिर राजनीतिक हमले और हिंसा बढ़ गई है। आरोपी है कि भारी जीत के बाद टीएमसी समर्थक हंगामे और हिंसा पर उतर आए हैं। कई जगहों पर बीजेपी दफ्तर और बीजेपी नेताओं को निशाना बनाने की खबरें सामने आई। आपको स्क्रीन पर 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं नंदीग्राम की, जहां बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई। मारपीट का आरोप टीएमसी के समर्थकों पर लगा। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं दक्षिण 24 परगना की, जहां कुछ बाइक सवार बदमाशों ने बीजेपी नेता के घर पर पथराव किया। और तीसरी तस्वीर आपके सामने वर्धमान जिले की है। आरोपी है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के समर्थकों पर हमला किया और इस हमले में बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। चौथी तस्वीर हावड़ा की, जहां बीजेपी दफ्तर पर हमला किया गया। आरोप यह है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरफ से यह हमला हुआ है। तो वहीं 5वीं तस्वीर आप कोलकाता की देख रहे हैं, जहां बीजेपी के एक कार्यकर्ता की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप टीएमसी से जुड़े लोगों पर ही लग रहा है। तो ये 5 तस्वीरें आपके सामने, जिससे साफ होता है देखिए किस तरीके से बड़े पैमाने पर यह हिंसा हो रही है और टारगेट बीजेपी दफ्तर, बीजेपी के कार्यकर्ता और उनके समर्थक। ये देखिए नंदीग्राम की तस्वीर तो बेहद गंभीर, जहां महिलाओं के साथ देखिए किस बदसलूकी के साथ मारपीट की गई। महिला कार्यकर्ता बीजेपी की बताई जा रही है और आरोप टीएमसी के समर्थकों पर लग रहा है, टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। अलग अलग तस्वीरें, जहां बीजेपी दफ्तर पर हमला हुआ तो वहीं बीजेपी के नेताओं पर हमला हुआ। इस सब के बीच कई कार्यकर्ताओं को मौत के घाट भी उतार दिया गया। यह दावा बीजेपी की तरफ से और आरोप सीधा टीएमसी पर। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे आने के बाद जारी हिंसा की घटनाओं के बीच बीजेपी ने एक वीडियो के जरिए टीएमसी पर कई आरोप लगाए। इस वीडियो को बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया, जिसमें कुछ लोग 2 महिलाओं को पीटते दिखाई दिए। आरोप यह है कि वो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता थीं, जिन्हें
टीएमसी के लोगों ने बुरी तरीके से पीटा। बताया गया कि यह घटना नंदीग्राम की है। बाद में इस घटना का एक वीडियो शुभेंदु अधिकारी ने भी ट्विटर पर शेयर किया। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितनी बदसलूकी के साथ महिलाओं को पीटा जा रहा है, बाल नोचे जा रहे हैं, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। और कैलाश विजयवर्गीय जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं, उनकी तरफ से ट्विटर पर यह वीडियो शेयर किया गया। बाद में शुभेंदु अधिकारी ने भी शेयर किया। नंदीग्राम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जहां से जीते और वहां पर लगातार हिंसा हो रही है। इस सब के बीच यह बेहद गंभीर मसला। और इस घटना को लेकर बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, टीएमसी के गुंडे नंदीग्राम के केंदामारी गांव में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं की पिटाई कर रहे हैं। तो यह ट्वीट कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से किया गया। और इसी घटना को लेकर नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराने वाले बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, राष्ट्र के लिए शर्मनाक दिन। ये एक जीवंत उदाहरण है कि कैसे टीएमसी हमारी नारी शक्ति का सम्मान करती है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आशिका कोलकाता से हैं, दिल्ली से अमित पांडे हमारे साथ हैं। आशिका, सबसे पहले आपके पास आते हुए, कल से अब तक जब हमारी कल बात हुई थी 24 घंटे हो चुके हैं, ये इतनी हिंसा हो क्यों रही है? और महिला कार्यकर्ताओं के साथ, भले ही वो कार्यकर्ता भी ना हो, लेकिन महिलाओं के साथ इतनी बदसलूकी। अभी एडमिनिस्ट्रेशन तो ममता बनर्जी के हाथ में ही है ना। बताइए, कल से अब तक 24 घंटे, हालांकि घटनाओं को तो और भी काफी घंटे हो चुके हैं, कितनी कार्रवाई हुई और ये हिंसा हो क्यों रही है? देखिए गायत्री, मैं यहाँ पर फील्ड पे हूँ और मेरे लिए गिन पाना मुश्किल हो रहा है। कितनी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। परसों जब से रुझान आने शुरू हुए थे, तभी से ये हिंसा की घटनाएं जो हैं शुरू हो गई थी। और कल भी जगह जगह से तस्वीरें आई कि घर में घुसकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के तोड़फोड़ की गई है, पत्थरबाजी की गई है, बम बरसाए गए हैं। तो हिंसा की जो तस्वीर चुनाव के पहले जिस पर लगातार सवाल उठ रहा था, राज्यपाल भी राज्य सरकार को उसको लेकर के घेर रहे थे, वो बदलती नज़र नहीं आ रही है। वापस सत्ता में आने के बाद तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं हिंसा के। बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा गया है कि 6 कार्यकर्ता उनके पिछले 24 घंटों में, कल रात तक का यह आंकड़ा था, जिनकी हत्या कर दी गई है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि जो महिला कार्यकर्ता हैं उनके साथ जो है गैंगरेप तक की घटना हो रही है। तो कानून व्यवस्था को लेकर के यहाँ पर बड़ा सवाल जो है उठ रहा है। और कार्रवाई की बात करें तो पुलिस की तरफ से कोई भी ठोस कदम उठाया जाता नजर नहीं आ रहा। आरोप के घेरे में पुलिस भी यहाँ पर है। बिल्कुल, और बड़ा सवाल ये कि ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं पश्चिम बंगाल में। उधर बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही हिंसा का दौर लगातार जारी है। अब तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है, जिसे लेकर गृह मंत्रालय ने चिंता जाहिर की और राज्य सरकार हिंसा को लेकर राज्य सरकार से गृह मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट भी तलब की गई है। बंगाल में जारी है हिंसा। हमारी सहयोगी आशिका बता रही है, गैंगरेप तक किया गया है, जो कैलाश विजयवर्गीय ने ट्विटर के जरिए एक वीडियो शेयर किया। शुभेंदु अधिकारी ने वीडियो शेयर किया नंदीग्राम का, जिसमें महिलाओं के साथ देखिए कितनी बदसलूकी हो रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नतीजों के बाद इस तरह की हिंसाएं क्यों हो रही हैं, इस तरह के हालात क्यों बन रहे हैं, और इस पूरे मामले पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। उधर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिन के लिए बंगाल के दौरे पर जाएंगे और इस दौरान वो हिंसा से प्रभावित पार्टी के कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। इसके अलावा बीजेपी ने बंगाल में चुनाव के नतीजे आने के बाद हो रही हिंसा के विरोध में 5 मई यानी कि बुधवार को देश भर में धरना देने का भी ऐलान कर दिया है। यह धरना प्रदर्शन कोरोना प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया जाएगा। बीजेपी ने दावा किया है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद अब तक पार्टी के 6 कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है और साथ ही बीजेपी ने हत्या का आरोप लगाया है टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर। जेपी नड्डा अब पहुंचेंगे बंगाल, 2 दिन के दौरे पर बंगाल रहेंगे। धरने की भी जानकारी मिल रही है, लेकिन जो कार्यकर्ता इस पूरी हिंसा में प्रभावित हैं उनसे बातचीत होगी। दिल्ली से हमारे सहयोगी अमित पांडे हमारे साथ हैं। अमित, सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि गृह मंत्रालय की तरफ से भी रिपोर्ट तलब की गई है राज्य सरकार से, क्या जानकारी इस पर मिल पा रही है? देखिए, गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से पूछा कि चुनाव के बाद जो ये हिंसा का दौर है वो आखिरकार किन परिस्थितियों में हिंसा हुई और हिंसा होने के बाद क्या कार्रवाई की गई है पुलिस की ओर से। इससे पहले भी, चुनाव से पहले भी लगातार हिंसा का दौर पश्चिम बंगाल में जारी था और गृह मंत्रालय ने जवाब तलब किया था। उसी तर्ज पर अब
चुनाव के बाद भी उनसे जवाब मांगा है। और इसके अलावा राज्यपाल ने भी अपनी जो है चिंता जाहिर की है इन हिंसा की घटनाओं पर। तो हम ये कह सकते हैं कि लगातार हालात पर नजर बनाई हुई है और अब ये देखना होगा कि प्रदेश सरकार की ओर से क्या जवाब आता है, चीफ सेक्रेटरी की ओर से क्या रिस्पॉन्स आता है कि किन परिस्थितियों में हिंसा हुई और सबसे जरूरी चीज की इन घटनाओं के बाद अब जो कार्रवाई है वह क्या हो रही है। अमित, लौटेंगे आपके पास। इस बीच ये भी बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में हिंसा का दौर चल रहा है। निशाना बीजेपी नेताओं और पार्टी दफ्तर को बनाया जा रहा है। हिंसा का एक और सीसीटीवी वीडियो दक्षिण 24 परगना जिले का भी सामने आया, जिसमें बाइक पर सवार कुछ लोग बीजेपी नेता के घर पर हमला करते दिखाई दिए। बाइक सवार लोग मकान पर ताबड़तोड़ पथराव बरसाते नजर आए। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज जिसमें कुछ बाइक पर सवार लोग पहुंचते हैं और जानकारी ये कि ताबड़तोड़ हमला किया जाता है। बदमाशों ने घर पर जबरदस्त तरीके से पथराव किया। ये दक्षिण 24 परगना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बंगाल में हिंसा और बवाल के बीच ये एक और वीडियो सामने आया। कल भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर बमबाजी भी हुई थी। ये देखिए किस तरीके से पथराव किया गया। बाइक पर सवार होकर ये लोग पहुंचे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रशासन क्या कर रहा है, शासन क्या कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन आखिर क्यों इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लेता। भले ही ये कार्यकर्ता बीजेपी के ना हो, लेकिन आम लोगों पर भी क्यों हमले हो रहे हैं, इस तरह के हालात क्यों बन रहे हैं, क्यों कानून व्यवस्था ट्रैक पर नहीं है, आखिर क्यों इस तरह के हालात, और इस तरह के हालात के लिए जिम्मेदार कौन। और इस बीच उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा में भी बीजेपी ऑफिस को निशाना बनाया गया। आरोपी है कि टीएमसी के कुछ समर्थकों ने पहले वहां पथराव किया और फिर दफ्तर में लगा दी आग। तो ये देखिए एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आगजनी की तस्वीर। ये तस्वीर उत्तर दिनाजपुर बंगाल की तस्वीर आपके सामने। जबरदस्त तरीके से बीजेपी ऑफिस में आगजनी को अंजाम दिया गया और आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है। एक घटना नहीं है, दो घटना नहीं है, नतीजे आने के बाद से लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और सवाल यह खड़ा होता है कि इस तरह के हालात आखिर क्यों बन रहे हैं। उधर गृह मंत्रालय की तरफ से भी रिपोर्ट तलब की गई है राज्य सरकार से, लेकिन बड़ा सवाल यह कि राज्य सरकार क्या गंभीरता से ले रही है। आशिका, आपके पास आते हुए इसी सवाल के साथ, राज्य सरकार इसको गंभीरता से ले भी रही है, क्योंकि गृह मंत्रालय तो रिपोर्ट तलब कर रहा है राज्य सरकार से। देखिए, गवर्नर ने जो है वो राज्य सरकार के अधिकारियों को तलब किया है, डीजी को, पुलिस कमिश्नर को। इससे पहले ममता बनर्जी से कल जब मुलाकात हुई, करीब 1 घंटे की मुलाकात में बार बार ये मुद्दा उठाया है। इसके बीच कल जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी बात रख रही थी तो हिंसा तो बंद करने की बात कही, लेकिन आरोप सीधे सीधे बीजेपी पर लगाया और कहा कि बीजेपी अब भी ज्यादती कर रही है और उनके कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एक दूसरे पर दोष लगाना, ये जो चुनाव के पहले चल रहा था, वही अब भी नजर आ रहा है। अमित, जरा ये बताइए, राज्य सरकार तो ले ही नहीं रही है गंभीरता से। आशिका बता रही है 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, एक घटना हो जिस पर कार्रवाई की हो राज्य सरकार ने। और कल तो हम देख रहे थे कई कार्यकर्ताओं की तरफ से तो ये भी आरोप लग रहा था कि पुलिस वहां पर मौजूद थी, उसके बावजूद भी उन पर हमला किया जा रहा था और पुलिस रोक नहीं रही थी। ऐसे में गृह मंत्रालय अब क्या करेगा? लग रहा है कि राज्य सरकार की तरफ से कोई रिपोर्ट दी जाएगी, क्योंकि आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है, चुनाव से पहले भी जब इस तरह की घटनाओं पर गृह मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई थी, मुख्य सचिव को बुलाया गया था, तब मुख्य सचिव भी नहीं पहुंचे थे इस पूरे मामले पर। देखिए, उस वक्त परिस्थिति दूसरी थी, आज परिस्थिति दूसरी है। ये चुनाव के बाद का माहौल और हिंसा की घटना हुई है, तो गृह मंत्रालय चूंकि हर राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके, इस पर गृह मंत्रालय नजर रखता है। और जब भी बिगड़ती है स्थिति तो गृह मंत्रालय संबंधित राज्यों से रिपोर्ट तलब करता है और इसी क्रम में पश्चिम बंगाल सरकार से तलब किया है गृह मंत्रालय ने। और हमें ये उम्मीद की जानी चाहिए कि अब इस बार जरूर ये जवाब आना चाहिए प्रदेश सरकार की ओर से, डीजीपी की ओर से, चीफ सेक्रेटरी की ओर से, आखिरकार किन परिस्थितियों में हिंसा हुई और सबसे जरूरी चीज कार्रवाई क्या की जा रही है। क्योंकि राज्यपाल भी डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को समन कर चुके हैं और उनसे जानकारी यहां पर मांग चुके हैं। तो बेहद गंभीर है यहां पर, और अगर आज नहीं जवाब मिलता प्रदेश सरकार की ओर से तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि अधिकारियों को भी तलब किया जा सकता है। अमित, लौटेंगे आपके पास। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। हावड़ा से भी बीजेपी ऑफिस को निशाना बनाया गया, हावड़ा में भी, और वहां जमकर हुई तोड़फोड़। हमले का आरोप एक बार फिर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है।
तो हावड़ा से भी ये लीजिए एक और तस्वीर सामने आ गई और आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर ही। बीजेपी दफ्तर पर जबरदस्त तरीके से हमला हुआ है। लगातार हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूरा बंगाल इस वक्त हिंसा की जद में है। लेकिन बड़ा सवाल ये, आखिर इस तरह के हालात क्यों बन रहे हैं? कौन जिम्मेदार है? क्यों प्रशासन इन पर कार्रवाई नहीं करता? ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जिनको लेकर बीजेपी कह रही कि टीएमसी के कार्यकर्ता? ये कौन लोग हैं जो इतने बेखौफ हो गए, नतीजे आने के बाद जो इतने बेखौफ हो गए कि वो जगह जगह हिंसा की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं? और क्यों राज्य सरकार इन पर कार्रवाई नहीं कर रही? ये सबसे बड़ा सवाल है। बंगाल के हावड़ा की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। लगातार अलग अलग जिलों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बंगाल चुनाव के नतीजे के बाद भी कई जिलों में हिंसा का दौर लगातार जारी है। हिंसा की ताजा तस्वीरें पूर्व बर्धमान जिले के जमालपुर इलाके से भी सामने आई। आरोप है कि वहां टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में किसी बात पर विवाद हो गया। बाद में यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से जमकर हमले हुए, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। इस झड़प में जख्मी हुए 2 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। तो एक और तस्वीर बंगाल के पूर्व बर्धमान से, जहां पर झड़प हुई है और जानकारी है कि कई लोग इस बीच जख्मी हो गए। आशिका, कोई एक ऐसा जिला बचा है जहां पर हिंसा नहीं हुई है? मैं खुद आपको ये बता रही हूँ, बार बार ये कहूँगी कि मैं गिन नहीं सकती हूँ कितने मामले सामने आए हैं। कोई भी ऐसा जिला नहीं बचा है जहाँ पर या तो बीजेपी का दफ्तर, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर पर हमला न हुआ हो। हत्या की कई घटनाएं सामने आई हैं, गैंगरेप के आरोप लग रहे हैं। तो ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर के ये एक गंभीर सवाल उठ रहा है। पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहा है जी। और आने वाले दिनों में ये अगर ऐसी घटनाएं बढ़ती हैं तो और भी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है ममता सरकार को भी। आशिका, लौट रहे हैं आपके पास। बंगाल में नतीजे आने के बाद शुरू हुई हिंसा पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस पर एक्शन लेने के लिए कहा है। राज्यपाल जो पहले भी कहते रहे हैं, मैं बार बार कहता हूं मुख्यमंत्री से कि आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन वो कार्रवाई करती नहीं है। एक बार फिर उनकी तरफ से अपील की गई है और ये कहा गया है मुख्यमंत्री को कि वो इस पूरे मामले पर कार्रवाई करें। अमित हमारे साथ लगातार दिल्ली से बने हुए हैं। अमित, आप जरा मुझे विस्तार से बताइए कि अब गृह मंत्रालय ने तो कह दिया है कि आप बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब ये पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी? कितने दिन में राज्य सरकार को जवाब देना होगा, अधिकारियों को जवाब देना होगा इस तरह के हालातों पर? देखिए, अलग अलग स्टेजेस होते हैं इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में। चूंकि गृह मंत्रालय एक कस्टोडियन होता है पूरे सारे देश के राज्यों का कि वहां पर कानून व्यवस्था का बेहतर तरीके से संचालन हो, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं 1 से 2 दिन तक गृह मंत्रालय इंतजार करेगा राज्य सरकार की ओर से जवाब के लिए, और जिसमें राज्य सरकार को बताना होगा कि आखिरकार कितनी घटनाएं हुई, किन परिस्थितियों में घटना हुई और कार्रवाई क्या की गई है। और अगर राज्य सरकार ये जवाब नहीं देती है तो इसके बाद जैसे पिछली बार हुआ था कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को तलब किया था, तो इस तरीके से तलब करने की भी कार्रवाई गृह मंत्रालय की ओर से की गई है। इतना तय है कि तकरार का दौर है कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। एक बार फिर हमें ममता सरकार के इस नए टेन्योर में हमें देखने को मिल सकता है और केंद्र सरकार लगातार ऐसी जब घटनाएं होंगी तो उनसे जानकारी मांगेगी और ये प्रदेश सरकार को समुचित जवाब, उचित जवाब समय समय पर देना होगा। बिल्कुल, लेकिन ये राजनीतिक हिंसा अमित जरूर हो सकती है, लेकिन चिंता बंगाल की जनता की। आप सोचिए, अगर इस तरीके से बंगाल जलेगा, इस तरीके से बवाल अगर होगा, तो जनता कैसे बेखौफ होकर जी पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। हम लौटेंगे आप दोनों के पास, लेकिन इस सबके बीच एक और अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें। विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में लगातार हो रही हिंसा पर वहां के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने चिंता जताई और बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को तलब कर लिया है और राज्य में हिंसा पर तलब की है रिपोर्ट। तो राज्यपाल की तरफ से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब की गई है। राज्यपाल ने डीजीपी को तलब किया है और पूछा है कि बताइए इस तरह के हालात क्यों बन रहे हैं। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को भी तलब किया है राज्यपाल ने और उनसे राज्य में जारी इस हिंसा को लेकर रिपोर्ट मांगी है। इससे पहले भी आपको याद होगा, पिछले कार्यकाल के दौरान भी लगातार राज्यपाल सामने आकर बार बार उनको कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करनी पड़ी और अपनी बेबसी जाहिर करनी पड़ी। वो ये कहते रहे कि मैं बार बार मुख्यमंत्री से अपील करता रहा हूं, मैं अधिकारियों को बुलाता हूं, लेकिन अधिकारी पहुंचते ही नहीं जानकारी लेकर। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब इस पूरे मामले पर पुलिस कमिश्नर और डीजीपी की तरफ से राज्यपाल को क्या रिपोर्ट सौंपी जाती है?
पश्चिमी दिल्ली से इस वक्त एक अहम खबर मिल रही है। जानकारी ये कि बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा ने बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर टीएमसी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने राज्य की बिगड़ते कानून व्यवस्था के लिए ममता सरकार को ठहराया जिम्मेदार। महिलाओं के साथ में रेप हो रहा है, हमारे 10 कार्यकर्ताओं को जान से मार दिया, उनके घर जला रहे हैं, उनकी गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, सरेआम वहाँ पे बाज़ारों को लूटा जा रहा है और ममता बनर्जी आंखें बंद करके देख रही है। उसको ये लगता है कि उसके सिवाय वहाँ पर कोई पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती और वो खुद की हार से बौखला गई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे आने के बाद ममता बनर्जी पहली बार मीडिया के सामने आई। उन्होंने नतीजों के बाद हो रही हिंसा पर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन हिंसा के लिए उन्होंने बीजेपी को ही जिम्मेदार बता दिया। तो ममता बनर्जी जिन्होंने कहा कि शांति बनाए रखें, उधर राज्यपाल कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कार्रवाई करें, लेकिन सोचिए जांच से पहले ही फैसला सुना दिया ममता बनर्जी ने। वो ये कह रही हैं कि बीजेपी इस पूरी हिंसा के लिए खुद ही जिम्मेदार है। हालांकि इस सबके बीच उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की। तो नतीजे सामने आने के बाद, जीत के बाद ममता बनर्जी सामने आई और उन्होंने कहा कि लोग शांति बनाए रखें और साथ ही जगह जगह हो रही हिंसा को लेकर उन्होंने बीजेपी को ही ठहरा दिया जिम्मेदार। जरा सुनिए ममता बनर्जी ने क्या कहा। ये ठीक नहीं है, ये उसका हैबिट है। ओल्ड राइट का फोटो लगा के, बाहर का फोटो लगा के, हमको पता है सब। वो हम लोग पुलिस को बोला है उसको निकालने के लिए और उसको विड्रॉ करने के लिए। सब 9 मई को हमारा रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन है। आप रविंद्र टैगोर का जन्मदिन बनाओ, माटी मनुष्य को धन्यवाद लगाओ। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से अपनी हार का बड़ा दावा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि नंदीग्राम सीट पर वोटों की दोबारा गिनती नहीं करवाने के लिए चुनाव अधिकारी पर दबाव डाला गया। रिटर्निंग ऑफिसर बोलছে যে আমি যদি রিকাউন্টিং দিই আমার লাইফ এন্ড ডেথ কোশ্চেন, যে এট দ্য পয়েন্ট অফ গান থেকে কাজ করতে হচ্ছে, যে আমার লাইফ থ্রেট আছে, আমি করতে পারছি না। और आइए बात कोरोना की। पूरे देश में कोरोना के कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें, पूरे देश में कोरोना के 3,57,000 नए मामले सामने आए, जबकि 3,449 लोगों की मौत हो गई। अच्छी बात यह कि लगातार तीसरे दिन कोरोना के नए मामलों में कमी आई है। कल के मुकाबले आज करीब 10,000 कम मामले सामने आए हैं और साथ ही 3,20,000 लोग ठीक होकर अपने घर लौट गए। देश में कोरोना के कुल मामलों का जो आंकड़ा है आज 2 करोड़ के पार पहुंच गया है। यानी पिछले साल मार्च से अब तक देश में 2 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। फिलहाल देश में करीब 34,47,000 एक्टिव मरीज हैं। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ये देखिए, मौत का आंकड़ा 3,000 को रोज क्रॉस कर रहा है। आज भी 3400 के करीब मौत का आंकड़ा सामने आया। मरीज 3,57,000। 4 मई की ये तस्वीर अब देखिए, 3 मई की भी देख लीजिए, 3,68,000 मामले और 2 मई में 3,92,000। हालांकि कुछ कमी जरूर आई है पिछले 2-3 दिनों की अगर बात करें। 1 मई को देखिए 4 लाख को भी क्रॉस कर गया था यह आंकड़ा, लेकिन उस सब के बावजूद मौत का आंकड़ा 3,000 को बार बार क्रॉस कर रहा है और आज 3,449 लोगों की मौत का यह आंकड़ा। और इस बीच बता दें कि ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही दिल्ली को आज 120 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलने वाली है, जिसे लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली पहुंच चुकी है। 6 टैंकर्स में भरकर पहुंची ऑक्सीजन दिल्ली सरकार को दी जाएगी, जिसे अलग अलग अस्पतालों में भेजा जाएगा। इस नए खेप के बाद दिल्ली में अब तक 365 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग पूरी हो जाएगी। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए ये ऑक्सीजन बंगाल के दुर्गापुर में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्लांट से लाई गई है। ऑक्सीजन 120 टन दुर्गापुर सिटी से यहाँ पर तुगलकाबाद में आई है। इसके अंदर 15 वैगन है। 15 वैगन, 3 वैगन पे कंटेनर लोड है। 3 वैगन में 6 कंटेनर हैं, जिसमें 120 टन कंटेनर लोडेड हैं और 120 टन गैस है और ये दिल्ली गवर्नमेंट सप्लाई करेगी। प्रियंका कांडपाल दिल्ली से हमारे साथ लाइव हैं। प्रियंका, जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है वो पहुंच गई है दिल्ली, कुछ राहत मिलेगी इस ऑक्सीजन से?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रेस कॉल्स आती जाती हैं अस्पतालों की तरफ से कि ऑक्सीजन खत्म होने की कगार पे है, खत्म हो रही है, 1.5 घंटे की रह गई है, 3 घंटे की रह गई है, तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ राहत जरूर मिलेगी छोटे अस्पतालों में भी, जहां पर 50 बेड्स से भी की भी जो जरूरत होती है, जहां पर 50 बेड्स के हॉस्पिटल है, वहां से बहुत SOS कॉल्स आ रही थी, तो ऐसे में रिलीफ जरूर माना जाएगा। इसके साथ ही कोरोना की अगर दिल्ली में बात की जाए तो दिल्ली में मामले भले ही कम हुए, 18,000 के लगभग कल मामले आए हैं, जो कि पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो 15 अप्रैल के बाद असल में ये मामले सबसे कम है, लेकिन मौत का आंकड़ा 448 है, जो कि हाईएस्ट है टिल डेट, जो सबसे बड़ा मौत का आंकड़ा है दिल्ली में। ऐसे में जो पॉजिटिव केसेस हैं वो भले ही कम हो रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा दिल्ली में लगातार बढ़ता जा रहा है। और मौत इसलिए हो रही थी, बार बार ये कहा जाता ऑक्सीजन क्योंकि नहीं है, इसीलिए अब प्रियंका ये भी कहा जा रहा है कि इस नई खेप के बाद 365 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग पूरी होगी। आपको लग रहा है कुछ सुधार होगा हालात में? जी बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली सरकार का लगातार ये कहना है कि उनकी क्षमता बहुत ज्यादा है, उनको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए और केंद्र की तरफ से उतनी पूरी सप्लाई नहीं होती है। बाकी राज्यों को भी मदद के लिए जो दिल्ली सरकार है उन्होंने लिखा था, उसके बाद जैसे आज ऑक्सीजन पहुंच रही है तो बहुत बड़ा रिलीफ माना जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर अस्पतालों में इसकी मदद पहुंच पाएगी, तो ऐसे में डिस्ट्रेस कॉल जरूर कुछ कम होंगी। ठीक है प्रियंका, लौटेंगे आपके पास। तो प्रियंका बता रही कुछ राहत जरूर होगी और ऐसे में देखना होगा कि कितनी राहत मिलती है ऑक्सीजन के पहुंचने के बाद। लेकिन इस सब के बीच आपको महाराष्ट्र की स्थिति भी बता देते हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसे सख्त पाबंदियों का असर साफ तौर पर दिखा। पिछले कई दिनों के बाद राज्य में 24 घंटे के भीतर 50,000 से कम मामले सामने आए। 24 घंटे में 48,621 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि इस दौरान 567 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान 59,500 लोग इस महामारी से ठीक हुए हैं। राज्य में अब 6,56,870 एक्टिव मरीज हैं, जिनका अलग अलग जगहों पर चल रहा है इलाज। तो वहीं इस महामारी की वजह से राज्य में अब तक 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। महामारी से सबसे ज्यादा जूझ रहे महाराष्ट्र की मुसीबत वहां के मेडिकल इंटर्न ने और बढ़ा दी है। कोरोना से जंग में पूरी ताकत से जुटने के बजाय महाराष्ट्र में MBBS कर रहे मेडिकल इंटर्न ने हड़ताल कर दी है। प्रदेश भर में करीब 3,000 मेडिकल इंटर्न अचानक अनशन पर बैठ गए हैं। महामारी के ऐसे गंभीर समय में इन मेडिकल इंटर्न ने उनका वेतन हर महीने 50,000 रुपए करने की मांग उठा दी है। साथ ही 300 रुपए भत्ता देने की भी मांग की है। कोरोना से जंग में इंटर्न डॉक्टर्स की भी इलाज के लिए अस्पतालों में ड्यूटी लगाई गई, लेकिन इन डॉक्टर्स ने सरकार की मुश्किल बढ़ा दी है। और इस वक्त हमारे साथ अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, सोचिए हालात ऐसे हैं, महाराष्ट्र अभी भी नंबर 1 पर है, भले ही आज केसेस कम आए हों, लेकिन ये इंटर्न डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी, तब तो मुसीबत और बढ़ जाएगी, मरीजों की मुश्किलें खासकर बढ़ेंगी। बिल्कुल गायत्री, क्योंकि 3,000 मेडिकल डॉक्टर्स हैं जो इस समय इंटर्नशिप कर रहे हैं महाराष्ट्र के अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में, और जिन्हें तत्काल प्रभाव से तुरंत इन्हें कोविड के समय में लगाया गया था। लेकिन अब सारे डॉक्टर्स ने ये कहा है कि कोविड के हाई रिस्क में काम करने पर उन्हें कम से कम 50,000 रुपए सैलरी हर महीने दी जाए, 300 भत्ता दिया जाए, उसके साथ साथ मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाए, क्योंकि उनकी जान के साथ अगर कुछ होता है तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। और इन सारी मांगों को लेकर लगातार सरकार के साथ वो नेगोशिएशन कर रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस ना आने के कारण आज सभी 3,000 मेडिकल के जो छात्र हैं वो सब स्ट्राइक पर हैं और उन्होंने काम करने से मना कर दिया है। जिस तरीके से केसेस महाराष्ट्र में बढ़े हैं, निश्चित तौर पर सरकार के लिए मुसीबत तो है ही, सरकार के लिए मुसीबत है, लेकिन मुसीबत है, बिल्कुल मरीजों के लिए भी मुसीबत है। इसीलिए अभिषेक, अब सरकार की तरफ से क्या कोई बातचीत प्रशासन की तरफ से इन डॉक्टर्स के साथ की कोशिशें जारी है। अलग अलग सेक्टर पर मेडिकल डायरेक्टर बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ सरकार के मंत्री, चाहे मेडिकल एजुकेशन के मंत्री हों या फिर स्वास्थ्य मंत्री हों, दोनों लोग अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं ताकि इन्हें मनाया जाए और काम पे जल्दी से जल्दी वापस लाया जाए, क्योंकि लगातार जो केसेस हैं वो कई ऐसे केसेस हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में और तुरंत उन्हें मेडिकली हेल्प की जरूरत है। ऐसे में सरकार कोशिश लगातार कर रही है। बिल्कुल, और अगर ये हड़ताल पर जाएंगे तो मेडिकल की जो व्यवस्था है, जो पूरा सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगा। शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच आपको बता दें कि लंदन में हो रही G7 की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री टोनी
ब्लिंकेन की बैठक से अलग मुलाकात हुई, जिसमें भारत में जारी कोरोना के हालात और महामारी की लड़ाई के लिए पड़ रही जरूरतों पर हुई चर्चा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत की जरूरतों के लिए कदम उठाने का भरोसा दिया है, जिसमें ऑक्सीजन और उससे जुड़े उपकरणों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने रेमडेसिविर की मांग को पूरी करने में भी मदद का भरोसा दिया है। देश में चल रहे ऑक्सीजन के संकट से निपटने के लिए ब्रिटेन ने भी भारत की मदद की है और 450 ऑक्सीजन सिलेंडर्स भेजे हैं। इसमें हर सिलेंडर की 46 लीटर से ज्यादा की क्षमता है। ब्रिटिश ऑक्सीजन सिलेंडर की यह खेप आज सुबह चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंची। दिल्ली में कोरोना के हालात पहले की तुलना में कुछ बेहतर जरूर हुए हैं, लेकिन मौत के आंकड़े डराने वाले हैं। और दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 448 लोगों की मौत हो गई, जो अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। हालांकि इस दौरान कोरोना मरीजों की संख्या में भी कमी आई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,043 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 20,293 लोग कोरोना से ठीक हुए। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट लगातार कम हो रहा है और ठीक होने वाले की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है लगातार, जो चिंता की बात है। उधर मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहां लॉकडाउन के बावजूद कोरोना का कहर कम नहीं हो रहा। एक बार फिर यहां एक दिन में 12,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटे में 93 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 85,750 तक जा पहुंची। हालांकि इसी बीच 13,408 मरीज ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद यहां का जो पॉजिटिविटी रेट है उसमें भी कमी आई है और ये अब 20% तक जा पहुंचा है। राज्य के बड़े शहरों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मरीज एक बार फिर इंदौर में सामने आए, जहां 24 घंटे में 1787 नए मामले सामने आए, जबकि भोपाल में 1673 नए मरीज मिले, जबकि ग्वालियर, जबलपुर की अगर बात करें 1000 से कम यहां मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में 18 साल से ऊपर के लोगों का अब 5 मई यानी कि बुधवार से वैक्सीनेशन शुरू होगा। इस चरण में 18 से 44 साल तक की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और इसके लिए प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की 5 करोड़ 29 लाख डोज की जरूरत होगी। केंद्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया था, लेकिन वैक्सीन की कमी की वजह से मध्य प्रदेश में यह अभियान शुरू नहीं हो सका। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद बताया कि वैक्सीनेशन के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही वैक्सीन निर्माताओं को ऑर्डर दे दिए गए हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए राज्य के युवा अब आरोग्य सेतु ऐप या कोविन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब 18 से लेकर 44 वर्ष के हमारे जो नौजवान हैं या प्रौढ़ भाई बहन हैं, उनको भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम, टीकाकरण का कार्यक्रम अभी 5 मई से हम प्रारंभ करेंगे। दिल्ली के पास नोएडा में महामारी के संकट के बीच पुलिस ने मदद की एक मिसाल पेश की। नोएडा पुलिस ने ट्विटर पर अपनी मां के लिए ऑक्सीजन मांग रहे बेटे की मदद की। नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने ट्वीट पढ़कर एसएसपी को भेजकर जरूरतमंद परिवार को ऑक्सीजन मुहैया करवाई। समय पर ऑक्सीजन मिलने की वजह से महिला की जान बचाई जा सकी, जिसके लिए महिला के बेटे ने पुलिस का आभार जताया। तो लगातार पुलिस मदद कर रही है और अब ये नया मामला नोएडा में सामने आया, जहां एक बेटे ने ट्वीट किया था और जब पुलिस कमिश्नर ने ये ट्वीट पढ़ा तो उसके बाद फौरन मदद भेजी, जिसके लिए महिला के बेटे ने पुलिस का धन्यवाद भी दिया, आभार जताया, क्योंकि पुलिस की इस मदद से ही महिला की जान बच सकी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ने के बाद शमशान घाट में अंतिम संस्कार करने वालों की भीड़ बढ़ गई है। लोग बड़ी संख्या में अपने करीबियों का अंतिम संस्कार करने पहुंच रहे हैं। हालांकि इस दौरान कोरोना से बचाव के नियमों का पालन किया जा रहा है, वायरस ना फैले, इस बात का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ थोड़ा सा भीड़ भाड़ है, क्योंकि थोड़ा अभी समय मृत्यु दर ज़्यादा बढ़ी हुई है। फिर भी इसका थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और सुरक्षा का ध्यान देके ही काम किए जा रहे हैं सारे। भीड़ भी लगती है, 100-150 आदमी डेली प्रतिदिन आते हैं यहाँ पे, और उसकी सैनिटाइज की व्यवस्था भी सब चीज़
परदेशियों की भी व्यवस्था, अपनी भी व्यवस्था स्वयं कर रहे हैं हम लोग। ये हम लोग सारे कोविड गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कर रहे हैं। बाल बनाने के लिए नाई लोग ग्लव्स लगा के जो है बाल बना रहे हैं।